तो जाहिर सी बात है, जिस बात का लंबे समय से इंतजार चल रहा था वो आज एक दिन आ गया, क्योंकि राजनीति के लिहाज से कहा जाए तो इन पांचों राज्यों में काफ़ी कुछ चीज़ें दांव पे लगी हैं। कई प्रकार के राजनीतिक प्रयोग भी बीते समय में यहाँ देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार बदले हुए माहौल के बीच में किस तरीके से, किसके हिस्से में क्या कुछ आएगा विधानसभा चुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा टीडी न्यूज़ की कंसल्टिंग एडिटर स्मिता मिश्रा भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपको लगता है कि बिहार के बाद क्या इसको सबसे बड़े राजनीतिक महाभारत के तौर पे देख सकते हैं? क्योंकि तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और असम भी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बंगाल आप देखें और केरल, दो ऐसे बड़े, असम तो है ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाते भी आप देखें कि बहुत उसका महत्व है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस दृष्टि से भी है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना जिस तरह से, उनकी भी एक प्रतिष्ठा दांव पर है, जो असम में कुछ अपनी उम्मीद देखती है। तो नए गठबंधन, पुराने वामपंथी गढ़, ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टीज, इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक मिनी कहना चाहिए कि इलेक्शन है, जो बड़े एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप देखिए पूरब से लेके दक्षिण तक जाना, मैंने केरल तक जाना, असम से केरल तक का इलेक्शन, इसलिए आप जो कह रहे हैं कि अपने आप में ये बिहार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन राष्ट्रीय फलक पे बहुत इसके मायने। इसमें तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग के लिहाज से भी चुनौतियां कम नहीं है? पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या चीज़ है। आपको लगता है कि जिन तैयारियों के साथ चुनाव आयोग ने आज तमाम चीज़ों की घोषणा की, आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? उससे कहीं ना कहीं भरोसा बनता है उन मतदाताओं के बीच में? जी हाँ, मुझे लगता है कि बेशक आपने जैसा कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। इनमें से 4 में से कम 3 राज्य तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और सामाजिक हालात जो हैं उसके दृष्टिकोण से भी कम 3 राज्य तो काफी चैलेंजिंग राज्य हैं चुनाव करवाने के लिहाज से। और मुझे लगता है कि बेशक चुनाव आयोग इसको लेकर सजग है, इन चुनौतियों को लेकर। अगर आप चुनाव का कैलेंडर जो शेड्यूल आज आया है उस पर आप गौर करें तो वेस्ट बंगाल, देश के कई राज्य उससे काफी बड़े हैं क्षेत्रफल में, लेकिन अकेले वेस्ट बंगाल में 6 चरणों में चुनाव की तारीखें घोषित की गई हैं। तो उसी से ये साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग ने, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने ब्रीफ में कहा भी था, चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि चाहे कितने भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो चुनाव मैनेजमेंट के लिहाज से, लेकिन कोई भी जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको अपने मताधिकार के प्रयोग में कहीं भी किसी तरह से वो चूक न जाए, उसको सारी सहूलियतें मिले, उसको अपना अधिकार का पूरा प्रयोग करने का मौका मिले। और साथ ही साथ, क्योंकि इसमें ये जो 5 प्रदेश हैं, इनमें 2 जो हैं असम और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन का जो एक बड़ा लंबा मुद्दा रहा है, ये भी है। तो इसीलिए कोई गलत व्यक्ति जो भारत में चुनाव में मतदान करने के लायक नहीं है वो न कर पाए। शायद इसकी भी पुख्ता तैयारियां तमाम तरीके से की गई। ये दोनों दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। आलोक जी, आपको लगता है कि अगर हम बात करें केरल या तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के लिहाज से, क्योंकि राजनीतिक एक लंबा जो एक परंपरागत चीजें देखने को रही है, अगर हम तमिलनाडु के लिहाज से बात करें, डीएमके या ये डीएमके, एक तरीके से 5-5 साल में परिवर्तन रहा है, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जो लोकसभा का था, बहुत कुछ चीजें बदली हैं। क्या उस बदले हुए परिप्रेक्ष्य को हम उस 2016 में जब हम बात कर रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं या वही परिपाटी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही भिन्न भी हो सकता है। यह अलग बात है कि जयललिता का वहाँ बड़ा एक प्रभाव रहा है और नए गठबंधन, डीएमके की क्रेडिबिलिटी गिरना, उस भ्रष्टाचार के राजास के मामले से लेकर के कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन का जो आसार दिखाई देते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो उनके साथ ही हमेशा पहले भी बीच में चुनाव लड़ते रहे हैं। और लेकिन निश्चित रूप से जयललिता का अपना एक प्रभाव क्षेत्र रहा है। इस दृष्टि से भी एक बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा जैसी है, क्योंकि आप देखिए डीएमके वर्षों से वहाँ रहा और एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी फिर आ जाती है। लेकिन इस बार का चुनाव ज़्यादा कांटे का और कठिन होगा, क्योंकि दोनों, जबकि जयललिता पर भी आरोप रहे हैं और डीएमके पर भी आरोप रहे हैं, और लोगों को कैसे मुफ्त चाय अनाज देने की बात हो, सस्ता खाना देने की बात हो, कई ऐसी स्कीम्स रही हैं जी। और केंद्र सरकार की भी, देखिए ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी केरल या तमिलनाडु में उतनी नहीं है, लेकिन वो उन दलों के साथ यदि कहीं न कहीं एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, कैसे वोट परसेंट में क्या फर्क पड़ सकता है। और कांग्रेस में चिदम्बरम साहब जो इस समय चर्चा में है, तमिलनाडु के ही नेता हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए कि वो चाहे वो शाहजहां का मामला हो या उनके बेटे पर जिस तरह के चार्ज लगे हैं, तो कांग्रेस में वो यदि अपने आप को बड़ा नेता मानते रहे हैं तो उनके साथ कितना समर्थन मिल सकता है? क्या कांग्रेस उस गठबंधन में मतलब बैसाखी की तरह कितना
अपने लिए खुद ही बैसाखी बनकर काम सवाल कर यही सकते है हैं। कि अगर हम एआईएडीएमके की बात करें, डीएमके की बात करें, अब आपने कांग्रेस के भी बड़े नेता का जिक्र किया, कहीं ना कहीं करप्शन के बड़े चार्जेस के साथ में, क्या ऐसे में तमिलनाडु की जनता किस प्रकार की सोच के साथ हम आप इस बार देख सकते हैं? क्या कुछ एक चीज़ हो सकती है जो एक नई शायद इतिहास के तौर पर निकल के आ जाए या एक बड़ा बदलाव का संकेत दे? देखिए, मैं इसलिए बहुत प्रोडक्शन आज बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी चुनाव जी। की घोषणा हुई है और बुरा शक्ति परीक्षण होने की बात है। आपको ये भी याद हो, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप आते हैं, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कभी डीएमके के साथ भी रहे हैं, कभी जो एडीएम के भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो भ्रष्टाचार, आप देखिए, कुछ लोग हमारे सिस्टम में जो इम्यून हो गए हैं उसके नुकसान भी क्षेत्रीय दलों के कारण हैं। जब दो ही पार्टी दिखाई देती है, यूपी में भी मान लो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लोग मानते हैं, लेकिन दोनों पर जब गंभीर आरोप होते हैं तो उनके बाद लेसर इवल वाली बात है। इसलिए हम प्रोटेक्शन तो नहीं कहेंगे और इसलिए मैं उसको क्रांतिकारी वहां बदलाव नहीं कहूंगा, लेकिन ये देखिए कि लोगों के हितों में कितना करते हैं। हाँ। अब हमारे मतदाता को, चुनाव आयोग भी बार बार क्या कहता है कि हमारे मतदाता को आप मूर्ख मत समझिए, आप ये मत समझिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड। हम जो समझते हैं लोगों को आपने टीवी दे दिया, पिछली बार आपको याद है डीएमके क्यों हारा? जी। टीवी बांटे, सब कुछ बांटा, उसके बाद भी हार गई। ठीक बात, तो खाली मुफ्त बांटने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, क्योंकि जनता आप लोगों को परिपक्व भरोसा हो हो रही चाहिए, है। उसके बाद में आप क्या देंगे? बिल्कुल, जनता परिपक्व हो रही है। इस पर आपको लगता है कि असम के लिहाज से अगर देखा जाए, जिस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी चुनाव की तारीखों से पहले ही हमने देखा, आपको लगता है कि इस कॉम्बिनेशन के बीच में 2014 के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके की इक्वेशंस हमको बनती नजर आ रही है? नहीं, असम के इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत सी दिलचस्प चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला जो ये चुनाव में दिलचस्प बात है वो तो ये है कि अनलाइक तमिलनाडु, जहां की बारी बारी से सत्ता परिवर्तन होता रहा है, असम में पिछले 3 कार्यकाल से एक ही मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज हैं। तो सबसे पहले तो क्या कम से कम चौथी बार वहां की राजनीति में कोई पलट होगा, कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल तो असम में अभी यही है कि जो व्यक्ति 3 कार्यकाल से अपनी पार्टी को जिताते रहे, हैट्रिक लगा चुके हैं, तो क्या अब इस बार वहां बदलेगा? क्योंकि लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी किसी भी नेता की सरकार 3 कार्यकाल तक लगातार चलती रही, ये बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि इस समय तो सिक्किम में पवन चामलिंग साहब का इस तरह का रिकॉर्ड रहा है कि वो लगातार जीतते रहते थे, वरना तो ये बहुत मुश्किल कहा जाता है जी। उसके अलावा जो और कुछ एक दिलचस्प चीजें इस बार उठकर सामने आ रही हैं, पहला तो ये है कि बहुत चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एआईयूडीएफ के साथ उनका समझौता हो जाएगा चुनावों का, लेकिन उसको तो तरुण गोगोई साहब ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और अगर अजमल साहब की पार्टी के साथ कोई समझौता होगा भी तो वो चुनाव बाद की परिस्थिति में कुछ सामने फिलहाल आ सकता प्री है। पोल उस लिहाज से नहीं है। जी, ठीक है। और अब ये स्पष्ट है क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। जी। दूसरा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस बार बीजेपी भी वहां बड़े स्टेक्स के लिए लड़ रही है, वो भी काफी अच्छी तरह फाइट में है। 2014 के लिहाज से अपनी दावेदारी पेश करते उसमें 2-3 चीजें बड़ी दिलचस्प हुई हैं। एक तो बीजेपी के साथ काफी हाँ ना के बाद एजीपी के साथ उनका सीटों पर समझौता होना, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। थोड़ी बहुत रिएक्शन प्रदेश में दिख रही है, मुझे लगता है कि अब वो फैसला हो गया है तो अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है। आलोक जी, आपको लगता है कि अगर हम केरल के लिहाज से बात करें, पहली बार भारत धर्म जन सेना के नाम पे एक तरीके से वहाँ पे बीजेपी ने कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि 2014 में भी जहाँ सारे राज्यों में कहीं ना कहीं पैठ बनाई तो उसके बाद भी बीजेपी वहाँ नजर नहीं आई थी। एलडीएफ यूडीएफ के बाद में किसी अन्य तीसरे के लिए वहाँ कितनी जगह बनती नजर आ रही है इस बार के चुनाव में? देखिए, यही एक नया गठबंधन वहाँ बन रहा है। आपने देखा होगा कल ही केरल कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा वो उसने विभाजित हो गया और वो अलग चला गया है। तो जो कांग्रेस गठबंधन के साथी थे वो छूटे हैं। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, में एक बात आप मानेंगे कि वहाँ पर एक समय में ऐसा था, आरएसएस और बीजेपी तो नहीं थे बल्कि आरएसएस के लोगों के साथ कांग्रेस के कुछ होते थे कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के साथ नहीं झुकी हुई है। अब वो एक नया गठबंधन बना के अपने पैर जमा रही। जैसा हमने शुरू में कहा, वहाँ कोई वोट बहुत ऐसी कोई सीटें ज़्यादा ना मिले, लेकिन यदि उन सीटों को काट के एक नए गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये एक नए तरह का गठबंधन की राजनीति को सबने स्वीकार किया। जो 2 बड़ी पार्टियां थी जो हमेशा मानती थी कि हमें गठबंधन नहीं, एकला चलो, ठीक है, कांग्रेस हो या भारतीय जनसंघ, अपने वैल्यूज और विचारधारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, लेकिन विचारधारा जो उनको जहां जरूरत हुई, चाहे असम में बोडोलैंड के साथ करें या वहां पर एक जो नई पार्टी बनी उसके साथ करें केरल में। तो केरल में भी बहुत ही दिलचस्प इस बार इलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल, जो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। जो 52 के बाद से आज तक के इलेक्शन में मुझे लगता है केरल, असम,
ये सबसे बड़े ऐसे एक उदाहरण तरीके से होंगे। बड़ा प्रोडिक्शन आप कर रहे हैं आज जबकि तारीखों का ऐलान हुआ है। बहुत शुक्रिया, वक्त की इतनी कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।